हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पिछले लेक्चर से आगे पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में माइटोसिस का प्रोफेज और मेटाफेज बताया था, तो आज हम लोग प्रोफेज और मेटाफेज से आगे बात करेंगे। देखेंगे कि आज एनाफेज क्या होता है, इस तरह की बातें। चलिए थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में माइटोसिस पढ़ाया था, और माइटोसिस में मैं बताया था आपको कि माइटोसिस को सब फेज में बांटा गया। जो पहला फेज था अपने पास प्रोफेज, उसके बाद दूसरा फेज होता है मेटाफेज, और फिर हमने बात किया था एनाफेज के बारे में। इसके बाद आता है आपके पास टीलोफेज। ये मिला के 4 फेजेस हमें देखने को मिलता है माइटोसिस में। तो जिससे हमने 2 फेजेस के बारे में लास्ट लेक्चर में बात कर लिया था, प्रोफेज और मेटाफेज। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ये जो माइटोसिस है ये स्टार्ट होता है कैरियोकाइनेसिस से। मतलब ये जो चारों मैंने लिखा है ये कैरियोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस जो पहला स्टेप था अपने पास प्रोफेज था। और प्रोफेज में क्या हो रहा था कि मान लीजिए आपके पास कोई सेल है, तो सेल का जो मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना, वो टूटना स्टार्ट हो रहा, ब्रेक होना स्टार्ट हो रहा था। और क्रोमोसोम ना कंडेंस, मतलब कुछ तरह से क्रोमोसोम इस तरह से कंडेंस होने के लिए पड़े थे। ठीक है, ये मैंने बताया था कि प्रोफेज स्टेज में इस तरह का कुछ होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था मेटाफेज स्टेज के बारे में कि मेटाफेज स्टेट में क्रोमोसोम जो होते हैं ना वो पूरी तरह से कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होने के बाद एकदम शेप ले लेते हैं एक क्रोमोसोम का। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने आपको बताया था कि अपने पास क्रोमोसोम कुछ इस तरह से होते हैं मेटाफेज में। जैसे कहाँ पे लाई करेंगे, जैसे ये लाई कर रहे थे अपने पास, ये बोले तो लाई कर रहे थे इक्वेटर पे, और यहाँ से स्पिंडल फाइबर जुड़ जाता है जाके आपके कैनेडोकोर तक। तो ये दोनों फेजेस के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा के रखा था। क्या पढ़ाया था एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो आपका माइटोसिस है उसके 4 सब फेजेस थे अपने पास। पहला फेज का नाम था प्रोफेज और दूसरे का नाम था मेटाफेज। प्रोफेज सबसे पहला कैरियोकाइनेसिस का स्टेप था जिसमें क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट हो रहा था, और यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनल्स जैसे न्यूक्लियस, गोल्जी, बॉजी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो सारी चीजें हैं डिसअपेयर होना स्टार्ट हो गया था, और आपके पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपेयर होना स्टार्ट होता। जैसे ही हम लोग सेकंड स्टेप, जैसे आपके पास मेटाफेज की अगर मैं बात करूं, तो मैंने मेटाफेज में बताया था आपको कि जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो पूरी तरह से कंडेंस हो चुके हैं, और कंडेंस होने के बाद वो ना इक्वेटर के सेल के बीचों बीच जाकर के लाई कर चुके हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे अगर उसको पहचानना है मेटाफेज को, तो यहाँ पे क्रोमोसोम इक्वेटर पे लाई कर रहा होगा। क्लियर है क्या? अगर इतनी सी बातें क्लियर है तो आज हम लोग अब जो बात करेंगे उस फेज का नाम है एनाफेज। मैंने आपको प्रोफेज बता दिया था लास्ट लेक्चर में, मेटाफेज बता दिया था। आज जो हम बात करेंगे वो है एनाफेज के बारे में। तो हम लोग अब लगाते हैं अपना हेडिंग जिसका नाम है एनाफेज। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे एनाफेज के बाद। तो एक बार मैं कलर चेंज करूँ इसको पहले। अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है आपके पास एनाफेज। ये कैरियोकाइनेसिस का तीसरा स्टेप है जिसका नाम है एनाफेज। एनाफेज में हम क्या देखेंगे कि एनाफेज में हम देखेंगे कि कैसे सेल में क्या क्या चीजें होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या हो रही है यहाँ पे सेल पे। तो अगर मान लेते हैं ना, ये आपके पास कोई सेल है, ये आपके पास अगर कोई सेल है, मान लेते हैं ये कोई सेल है आपके पास, ये सेल हो गया। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता के रखा था कि सेल के बीचों बीच एक लाइन होती है, सेंटर बीचों बीच, इसको हम लोग इसको बोलते हैं एक्वेटर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एक्वेटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है, यहाँ पे जो आपके पास सेंट्रियोल है, उससे ऐसे ऐसे एक रेज निकलती है जिसको एस्ट्रल रेज कहा गया था। ठीक है, ये रेज निकलेंगी इस तरह से। और इंटरेस्टिंग बात, जो क्रोमोसोम मेटाफेज में लाई कर रहा था यहाँ पे, वही क्रोमोसोम आपका एनाफेज में ना कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो ये देखिए जहां पे आपको ना मतलब मेटाफेज में आपके क्रोमोसोम जो इक्वेटर पे लाई कर रहे थे, वही चीज जब एनाफेज में जाता है तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर टूट जाता है और क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है। तो इंटरेस्टिंग बात ये जानिए कि आपके एनाफेज में सेंट्रोमियर का स्प्लिट हो जाना और क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाना। माइटोसिस के एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है और यहाँ पे स्प्लिटिंग देखने को मिलता है हमें। किसमें? आपके सेंट्रोमियर में हमें स्प्लिटिंग देखने को मिल जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये बेसिक सा आपके डिफरेंस था कि जो मेटाफेज में इक्वेटर पे लाई कर रहा था, वही आप एनाफेज में क्या हो रहा है,
आपके पास पोल की तरफ मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है ये भी जान लें आप लोग, कि अगर ये जो आपका जो मैंने बताया था कि ये जो आप देख रहे हैं ये स्पिंडल फाइबर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे लोगों? स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये जो स्पिंडल फाइबर है ये बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। और ट्यूबुलिन प्रोटीन एक कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होती है। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कहने का मतलब क्या, कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सेंट्रोमियर से स्प्लिट हो जाता है, और सेंट्रोमियर जैसे ही स्प्लिट हो जाएगा तो वो एक पोल की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। ठीक है, आइए इन सब पॉइंटों को हम लिख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है एनाफेज का। तो हम लोग बात करेंगे एनाफेज के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं बताता हूं आपको, यहाँ डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर होगा। क्या होगा बच्चे लोगों? डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। यहाँ सेंट्रोमियर डबल हो जाएगा, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर पहली लाइन तो यही है कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर देखने को मिलेगा। ठीक है, सेंट्रोमियर देखने को मिलेगा। दूसरी बात, दूसरा चीज है कि आपके पास जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा दूसरा पॉइंट बच्चे? सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएगा। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएगा। क्लियर? तो ये सेपरेट हो जाएगा। और मैं और बात करूं आगे तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ जो है एनाफेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर डबल। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि माइटोसिस के कौन से फेज में क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा। तो हम लोग ख्याल रखेंगे कि एनाफेज में क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है। जैसा कि आप जानते थे कि अगर डीएनए का नंबर एस फेज में डबल हो रहा था और सेंट्रियोल का नंबर एस फेज में डबल हो रहा था, तो उसी तरह से अगर एक सेल साइकिल में देखें कि क्रोमोसोम का नंबर कहाँ डबल होता है, तो क्रोमोसोम का नंबर डबल होने का जो स्टेज है वो है एनाफेज। माइटोसिस के एनाफेज में क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा। सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाएंगे? आपस में सेपरेट हो जाएंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और मतलब टूट करके दो अलग अलग बन जाएंगे। क्लियर है क्या? अगर इतनी सी बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे की फीचर ऑफ नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है अपने पास की फीचर ऑफ एनाफेज। की फीचर, क्या क्या फीचर है इसका, तो उसकी बात करेंगे। की फीचर ऑफ एनाफेज के की फीचर्स। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि एनाफेज की जो खास बात है क्या है, कि जो मेटाफेज में जो क्रोमोसोम इक्वेटर पे लाई कर रहा था, स्पिंडल फाइबर के जुड़ने के कारण दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होता है स्पिंडल फाइबर्स में, जिसकी वजह से आपका जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट कर जाता है। स्प्लिट करने का मतलब क्या, कि एक सेंट्रोमियर से दो सेंट्रोमियर टूट करके बन जाता है। इसको हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कहते हैं, जो हमें कहाँ देखने को मिलता है? एनाफेज में। ठीक है, सबसे पहला जो ना आपको यही ध्यान रखना होगा कि जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, की फीचर है, वो यही है कि स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कहाँ देखने को मिलेगा हमें? वो हमें देखने को मिलेगा एनाफेज में, सेंट्रोमियर। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं तो अब जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम जो मेटाफेज में इक्वेटर पे लाई कर रहे थे, अब ये ऊपर की तरफ चढ़ गए हैं, मतलब पोल्स की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो ये बात भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि ये कहाँ चला गया, ये अपोजिट पोल की तरफ चला जाता है। जो आपका अब ये जो आपका क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड goes to opposite pole, goes to the pole, मतलब पोल के साइड चला जाएगा क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये आपको पहचानने का तरीका है। और यहाँ पे जो क्रोमेटिड होगा क्रोमोसोम में, वो सिंगल क्रोमेटिड होगा, डबल क्रोमेटिड हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये फिगर और ये एनाफेज की सारी बातें इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हर बार सवाल पूछे जाते हैं कि माइटोसिस के कौन से फेज में क्रोमोसोम का नंबर डबल होगा, तो वो है अपना एनाफेज। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि माइटोसिस के कौन से फेज में सेंट्रोमियर का नंबर डबल होगा, तो भी है उसका एनाफेज। क्लियर है क्या? तो ये सारी बातें एनाफेज में हमें देखने को मिल जाएगी। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग, ये हो गया आपके पास एनाफेज के बाद हम लोग बात करेंगे टीलोफेज पे। ठीक है, तो आइए हम लोग अब समझते हैं टीलोफेज को। चलिए, अपना जो नेक्स्ट हेडिंग है कैरियोकाइनेसिस का लास्ट फेज, जिसका नाम है टीलोफेज। कौन सा फेज बच्चे लोगों? टीलोफेज। इसमें क्या होगा वो देखिए, टीलोफेज है ये। अब इसका पहले फिगर देखते हैं, फिर मैं सारा थ्योरी आपको बता दूंगा। टीलोफेज में जो क्रोमोसोम है ना, वो जो एक ना क्लस्टर बना लेगा अपोजिट पोल के साइड, और इस तरह का आपको सेल दिखाई देगा।
और यहाँ पे आपको एक क्लस्टर बनता हुआ दिखाई देगा कुछ इस तरह से। एक क्लस्टर इधर बना दिया, एक क्लस्टर इधर बना दिया। क्लस्टर मतलब सब चीजें आपस में मिल गई है, इसको हम लोग क्लस्टर बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे जाएगा। और आप तो जानते हैं कि इसमें जो प्रोफेज में ही आपका जो सेंट्रियोल था वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर चुका था, तो हमने इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा दिया। क्लियर है? ये जो फिगर देख रहे हैं ये किसका है बच्चे लोगों? ये माइटोसिस के टीलोफेज का, माइटोफेज के टीलोफेज का फिगर है। अब हम लोग देखेंगे कि ये क्या है अपने पास, इसके बारे में लिख लेता हूं मैं, एक बार लिखा देता हूं आपको कि क्या है ये फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस है। फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, जो कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेप में मैंने पढ़ाया उसका सबसे लास्ट स्टेज है ये। ठीक है, फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे ना क्रोमोसोम अपना आइडेंटिटी लॉस कर देगा, मतलब यहाँ पे आपको क्रोमोसोम पहचान में नहीं आएगा। क्रोमोसोम लूज देयर आइडेंटिटी, क्रोमोसोम लूज लॉस देयर आइडेंटिटी, देयर आइडेंटिटी क्रोमोसोम लॉस देयर आइडेंटिटी। कहने का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी खो देगा, यहाँ पे आप क्रोमोसोम आपको दिखाई नहीं देगा, बस एक क्लस्टर दिखाई देगा जिसमें सब चीजों का क्या होगा, मिक्सअप होगा। क्लियर है क्या? अगर हम इसके की फीचर की बात करें कि की फीचर में क्या होगा, ये अगर हम देखना चाहें कि की फीचर क्या हो सकता है इसका, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे की फीचर ऑफ टीलोफेज। टीलोफेज का क्या की फीचर है हम देख लेते हैं हम लोग। टीलोफेज सिंपल सा बात, मैंने अभी आपको क्या क्या बताया वो सुन लीजिए एक बार, आपको आराम से समझ में आ जाएगा क्या है। देखो, आपका जो टीलोफेज स्टेज जैसे ही आएगा तो दोनों अपोजिट पोल्स पे एक क्लस्टर बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि क्लस्टर बन गया। और कौन से डायरेक्शन में बनेगा? ये अपने मतलब अपोजिट पोल, एक उधर की तरफ एक इधर की तरफ, दो पोल की तरफ बन जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात मैं पहले बात लेता हूँ, क्रोमोसोमल क्लस्टर बनेगा यहाँ पे, क्रोमोसोमल क्लस्टर बन जाएगा बच्चे लोगों, क्लस्टर एट अपोजिट पोल, एट अपोजिट पोल। ठीक है, अपोजिट पोल, क्रोमोसोमल क्लस्टर बन जाएगा एट अपोजिट पोल। और अगर हम दूसरा बात करें इसके बारे में, अगर हम दूसरी बात करें तो ये जो आपका न्यूक्लियोलस गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स, ये सब क्या हो जाएगा, जो मतलब स्टार्टिंग में जो मतलब डिसअपियर हुआ था वो टीलोफेज आते आते फिर रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपका गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो चीजें आपका डिसअपियर हो गया था, ये जो डिसअपियर हो गया था, ये सब क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, रीफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे न्यूक्लियोलस भी आपका रीफॉर्म हो जाएगा। सेकंड इसका की फीचर में क्या आ जाएगा कि गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या कह सकते हैं हम लोग न्यूक्लियोलस, ये सब क्या हो जाएगा आपका, रीफॉर्म हो जाएगा, मतलब ये दोबारा बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो इस बात का हम लोग ख्याल रखेंगे कि आपका टीलोफेज में क्या हो जाएगा, ये सब दोबारा से बन जाएगा। और ये आपका एक तरह से अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये क्लियर होता है चारों फेजेस। मैंने आइए एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दूं, यहाँ पे हमने चारों फेजेस पढ़ा माइटोसिस के। माइटोसिस के 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज और टीलोफेज, आइए एक बार ना हम इन सबों का कंपैरिजन करते हैं फिगर के द्वारा और क्लियर कट जानते हैं कि किसमें क्या हो रहा है। अक्सर ना नीट में आपके लिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, डायग्राम बना के दे देगा जिससे आपको पकड़ना होगा कि ये डायग्राम कौन सा फेज का है, प्रोफेज का है, मेटाफेज का है, एनाफेज का है या टीलोफेज का है। तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि कौन सा फेज कैसा है। तो आइए एक बार मैं ना आपको सारा फिगर को एक साथ कंसाइज करके ये बताने की कोशिश करता हूं कि आप कैसे पहचानेंगे। देखते ही चुटकियों में आंसर आएगा, देखते ही आप पता कर देंगे ये कौन सा फेज है। चलिए इसको मैं बताता हूं। अब देखिए, मैंने अभी आपको पढ़ाया माइटोसिस को पढ़ाया। माइटोसिस देखिए एक बार, ये अपने पास ये माइटोसिस है अपना। माइटोसिस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन होता है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता। माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस में हमने आपको पढ़ाया, एक बार पहला पढ़ाया आपको प्रोफेज, पहला जो अपने था वो था प्रोफेज। फिर मैंने आपको पढ़ाया मेटाफेज, फिर मैंने आपको पढ़ाया एनाफेज,
फिर मैंने आपको पढ़ाया एनाफेज, फिर लास्ट में हमने पढ़ाया आपको किसके बारे में बच्चे लोगों, टीलोफेज के बारे में, टीलोफेज के बारे में, मतलब ये टीलोफेज हो जाएगा। क्लियर? तो ये 4 फेजेस मैंने बताया था आपको माइटोसिस में। तो एक एक करके फिगर से समझते हैं कि ये क्या है। ये प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। क्लियर? तो आइए, एक मैं सेल बना रहा हूं, आप देख के बताएंगे क्या है ये। जैसे मान लेते हैं ना कि ये अपने पास कोई एक सेल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अंदर मैं आपको बात करूं तो ये आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, प्रोफेज की बात कर रहा हूं मैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। अब अंदर मैं आपको इसको इसमें क्रोमोसोम दिखा देता हूं। ये जो ब्लू कलर का जो है ये मान लेते हैं ना, ये अपने पास क्रोमोसोम है, धागे हैं, क्रोमोसोम के धागे पड़े हैं इस तरह से, ठीक है। ये क्रोमोसोम का धागा पड़ गया। अब जो आप देखेंगे, अब जो आप ग्रीन कलर में जो देख रहे हैं, ये जो आपका ना सेंट्रियोल था, ठीक है। एक सेंट्रियोल मूव करेगा इस डायरेक्शन में, दूसरा सेंट्रियोल मूव करेगा इस डायरेक्शन में। तो ये जो फिगर मैंने आपके लिए बना के रखा है, ये है आपका प्रोफेज, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मेटाफेज के बारे में। तो ये आप समझिए मेटाफेज को, ये अपना जो फेज बनेगा वो मेटाफेज। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बता के रखा है कि मेटाफेज में क्या होना है बच्चे लोगों, कि मेटाफेज में ना जो सेंटर पे जो बीचों बीच जो स्पेस पाई जाती है ना, इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इक्वेटर कहेंगे। अब देखिए जैसे मैंने इस फिगर में आपको बताया कि ये जो सेंट्रियोल है ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है बच्चे लोगों। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो ये मूव करते करते पहुंच जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पहुंच गया यहाँ पे, एक तो मूव करके यहाँ चला गया, दूसरा मूव करके यहाँ आ गया। अब यहाँ से आपके पास वही एस्ट्रल रेज निकलेंगी, एस्ट्रल रेज निकलेंगी इस तरह से। एस्ट्रल रेज निकलने के बाद आपका जो ये जो क्रोमोसोम यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ होगा और क्रोमोसोम का रूप ले लिया होगा। और आपका जो क्रोमोसोम होगा, वो जो क्रोमोसोम होगा आपका, वो क्रोमोसोम आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। पहले समझ जाइए, एक का सेंट्रोमियर, दूसरे का सेंट्रोमियर और एक तीसरे का सेंट्रोमियर ले लिया आपने, ठीक है। सेंट्रोमियर को लिया। अब देखिए ये जो अपना क्रोमोसोम देखेंगे ना, कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। एक क्रोमोसोम इस तरह से, एक क्रोमोसोम यहाँ पे रखते हैं, दूसरा क्रोमोसोम को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं इस तरह से। ये मैंने आपके लिए 2 क्रोमोसोम बना दिया। और दोनों क्रोमोसोम कहाँ पे लाई कर रहा है बच्चे लोगों? दोनों क्रोमोसोम लाई कर रहा है हमारे किस पे? इक्वेटर पे, ठीक है। इक्वेटर के बाहर आप यहाँ देख पाएंगे तो यहाँ पे एक ना ये स्ट्रक्चर इस तरह से दिख रहा होगा, इधर से दिख रहा होगा, इधर से भी दिखेगा आपको, इधर से भी दिखेगा। इसको हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं। आगे आप समझिए, अब जो आपका जो ये एस्ट्रल रेज था ना, इससे एक स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ के काइनेटोकोर से जुड़ जाएगा, यहाँ से काइनेटोकोर से जुड़ जाएगा, ये काइनेटोकोर से जुड़ जाएगा और ये दूसरा वाला काइनेटोकोर से जुड़ जाएगा। हुआ क्या मेटाफेज में? देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हुआ था, कंडेंस होना स्टार्ट हुआ था। यहाँ पूरी तरह से क्रोमोसोम बन चुका है और इक्वेटर पे लाई कर चुका है। अगर आपके सामने फिगर आता है और क्रोमोसोम इक्वेटर पे लाई कर रहा है, और दूसरी बात, एक सेंट्रोमियर से दोनों स्पिंडल फाइबर जुड़े हैं, किसके थ्रू? काइनेटोकोर के थ्रू। याद रखना है इस बात को कि क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से, एक ही सेंट्रोमियर से 2 स्पिंडल फाइबर जुड़े हैं। देख लो, एक इधर से जुड़े हैं और एक इधर से जुड़े हैं, ठीक है, दोनों जुड़े पड़े हैं। अब ये हो गया आपके पास कौन सा फेज? ये हो गया आपके मेटाफेज। आगे हम समझेंगे एनाफेज को कि एनाफेज कैसा होता है, तो वो समझिए आप। मान लेते ना ये आपके पास एक सेल का ये सेल हो गया। अब यहां पे क्या होना है कि जो आपका इक्वेटर था, ये जो सेल का जो इक्वेटर है, यहां पे क्रोमोसोम लाई कर रहा था, कहां पे? मेटाफेज में। और हम सब जानते हैं, आगे मैंने आपको बता के भी लाया है कि ये जो है ना स्पिंडल फाइबर, ये बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। किससे बना होता है बच्चे लोगों? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। और ट्यूबुलिन प्रोटीन में क्या होता है कि इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर का होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे जैसे ये ऊपर वाला ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे वाला नीचे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये ऊपर की तरफ खींचेगा इस तरह से, और ये आपको अपनी तरफ खींचेगा नीचे की तरफ। जब दोनों तरफ से खिंचाता चलेगा, तो यहाँ का सेंट्रोमियर टूट जाएगा। अब यहाँ से सेंट्रोमियर टूट जाएगा, तो वो जो आपका देखिए इधर आपका जो सेंट्रोमियर टूटेगा, तो ये सेंट्रोमियर, ये एक सेंट्रोमियर 2 सेंट्रोमियर बन गया आपका एक क्रोमोसोम का। ये जो क्रोमोसोम है ये एक चला जाएगा ऊपर की तरफ, दूसरा इधर चला जाएगा। देखिए यहाँ पे एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड थी, अब यहाँ पे एक क्रोमोसोम में कितना क्रोमेटिड हो गया? एक ही क्रोमेटिड हो गया। चलिए तो आप और समझिए अच्छे से
कि नीचे भी सेम किस्सा कहानी होना है। ये सेंट्रोमियर इसको खींच देगा पकड़ के इस तरह से, जैसे ही खींचेगा तो क्या होगा कि आपका जो क्रोमोसोम है वो टूट जाएगा। किसमें बच्चे लोगों? एक तो आपका सेंट्रोसोम भी टूट जाएगा, सेंट्रोसोम के सेंट्रोमियर भी टूट जाएगा, सेंट्रोमियर टूट जाएगा, और ये जो क्रोमोसोम का है ना, ये एक पोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर पोल की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है आपको तो समझ जाइए कौन सा फेज है बच्चे, ये एनाफेज है। इसको पहचानने का यही तरीका है कि यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम हो गया होगा। जहां पे एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड था, एनाफेज आते आते एक क्रोमोसोम में एक ही आपको क्या देखने को मिलेगा? क्रोमेटिड देखने को मिल जाएगा। क्लियर? उसके बाद लास्ट वाला फेज तो जानते ही आप लोग सबको ही कि क्लस्टर बना देगा। तो आइए एक बार हम लोग देखते हैं क्लस्टर कैसे बना देता है। ये मानते हैं ये आपके पास एनाफेज आ गया, तो ये इस तरह से जो एनाफेज बन गया ये क्लस्टर बना दिया। यहाँ पे एक क्लस्टर इधर बन गया, एक क्लस्टर इधर बन गया, 2 क्लस्टर बन गया बच्चे लोगों। तो ये अपने पास क्या हो गया? ये अपने पास पूरा फेज हो गया। मैं 1 मिनट में फिर से रिकॉल करता हूँ और सारी बातों को 1 मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है ये सारी बातें। देखिए मैंने पूरा माइटोसिस चारों फेज, ये फेज मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, वो भी अच्छे लेवल के एग्जाम में, नीट वूट में। इनमें से चारों में से किसी फिगर को उठा के आपके सामने रख दिया जाएगा और आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा कि कौन प्रोफेज है, मेटाफेज है या एनाफेज है। सबसे ज्यादा जो दिक्कत होता है पहचानने के लिए वो है एनाफेज और मेटाफेज, यहीं पे दोनों में दिक्कत होना है। तो इसको आप दिक्कत को दूर करने के लिए आप सिंपल सा बात याद रखेंगे कि अगर मेटाफेज है तो क्रोमोसोम कहां पे लाई करेगा? क्रोमोसोम लाई करेगा इक्वेटर पे लाई करेगा, लेटर रहेगा इक्वेटर पे। दूसरी बात, दूसरा पहचानेंगे कैसे? एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होगा। दूसरी खास बात क्या है इसमें? मेटाफेज में एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड। और तीसरी जो खास बात है, देखो एक ही स्पिंडल, मतलब इधर से स्पिंडल फाइबर जुड़ा है, इधर से स्पिंडल फाइबर, मतलब एक सेंट्रोमियर से 2 स्पिंडल फाइबर जुड़े होंगे। समझ पा रहे बात को? एक सेंट्रोमियर से 2 स्पिंडल फाइबर। 3 कैरेक्टरिस्टिक है मेटाफेज को पहचानने के लिए। एक तो क्रोमोसोम इक्वेटर पे लाई करेगा, दूसरा क्रोमोसोम के पास कितना क्रोमेटिड होगा? 2 क्रोमेटिड के साथ होगा, और तीसरा एक सेंट्रोमियर से 2 स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होंगे। किसके थ्रू? कैनेटोकोर के थ्रू। तो ये बात याद रखेंगे तो पता चल जाएगा ये कौन सा फेज है। ये फेज है आपका मेटाफेज। अब हम लोग बात करेंगे एनाफेज के बारे में। तो एनाफेज की क्या खास बात है कि कॉन्ट्रैक्शन होने से कारण जो क्रोमोसोम मेटाफेज में इक्वेटर पे लाई कर रहा था, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण क्या हुआ कि आपका क्रोमोसोम इक्वेटर से हट करके पोल की तरफ चला गया, और पोल की तरफ चला गया, और जो क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड के साथ था वही क्रोमोसोम क्या हो गया बच्चे लोगों? सिंगल क्रोमेटिड के साथ हो गया, और टूट करके क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया। जैसे यहाँ पे मैंने आपको 2 क्रोमोसोम दिखाया था, यहाँ पे कितना क्रोमोसोम बन गया? यहाँ पे आपके पास 4 क्रोमोसोम, जस्ट क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया बच्चे लोगों? डबल हो गया। तो ये एनाफेज का कैरेक्टरिस्टिक भी होता है कि यहाँ क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे पता लेंगे कि क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया होगा, और क्रोमोसोम इक्वेटर से पोल की तरफ भाग गया होगा। ठीक है, और लास्ट वन ये देख रहे हैं कि अगर क्लस्टर बन गया तो समझ जाएंगे कि ये कौन सा फेज है? ये टीलोफेज है, और ये फाइनल स्टेज है कैरियोकाइनेसिस यानी माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस का। क्लियर है क्या? अब हम लोग अगले लेक्चर में साइटोकाइनेसिस को देखेंगे और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और इस तरह की चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।